Chapter 4 Cells and Tissue. Microscopy and the emergence of cell theory. The most basic tool of biologist is the microscope. The first compound microscope was developed by Zacharias V in Holland. बायोलॉजिस्ट का जो बेसिक टूल होता है वो माइक्रोस्कोप होती है और पहली दफ़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़ेकेरियस जेनसन ने बनाई थी। माइक्रोस्कोप क्या होती है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी स्मॉल थिंग इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप and the use of microscope is called microscopy. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हो माइक्रोस्कोप कहलाता है। ये चीज़ें इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें आम आँख से नहीं देख सकते और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो हम करते हैं इस टेक्निक को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस द मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को बढ़ा देता है। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या होती है देखते हैं। इंक्रीज इन apparent size of an object when seen under microscope is called magnification. एक चीज़ को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाना मैग्निफिकेशन कहलाता है, जिसको हम आज की आम जुबान में कह सकते हैं कि एक पिक्चर को अगर आप जूम करते हो आप उस पिक्चर को मैग्नीफाई कर रहे हो। Resolving power or resolution is the ability of an optical instrument to show two objects separate. Resolution is defined as the minimum distance that two points can be separated and be distinguished as two separate points. With the help of lenses, resolution can be increased. Resolution क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी कि वो दो पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कर सके, इतना कम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस जिसमें हम दो पॉइंट्स को अलहदा दो पॉइंट्स के तौर पे देख सकें, तो उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। कि इतना क्लियर नज़र आ रहा है कि दो पॉइंट्स हमें अलग अलग साफ पता चल रहे हैं कि दो पॉइंट्स है, कोई एक पॉइंट नहीं है। रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए लेंसेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज़ 0.1 मिलीमीटर। ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर 0.1 मिलीमीटर है। मीन्स के 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ को देखना या उसको डिस्टिंग्विश करना कि ये एक चीज़ है या ये दो चीज़ें हैं, ह्यूमन आई के लिए पॉसिबल नहीं है। तो रेजोल्यूशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पिक्चर कितनी क्लियर है। पिक्चर की क्लैरिटी को हम रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोप यूज विजिबल लाइट्स टू व्यू ऑब्जेक्ट्स। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट को इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को देखने के लिए। इट हैज़ टू लेंसेज, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव। इसके दो लेंसेज होते हैं, एक आईपीस लेंस होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। इट्स मैग्निफिकेशन कैन बी 1500 टाइम्स एंड रेजोल्यूशन कैन बी 0.2 माइक्रोमीटर। इसकी मैग्निफिकेशन 1500 टाइम होती है जबकि इसका रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर होता है। मीन्स कि ये एक चीज़ को उसके ओरिजिनल साइज से 1500 टाइम तक बड़ा करके दिखाने की सलाहियत रखती है, जबकि एक चीज़ को कितना क्लियर दिखाएगी 0.2 माइक्रोमीटर तक एक चीज़ को क्लैरिटी के साथ दिखा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप uses a fine beam of electron transmitted to a specimen in vacuum. लाइट माइक्रोस्कोप में जिस तरह से विजिबल लाइट को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है एक स्पेसिमन या सैंपल को देखने के लिए। EM uses electromagnet as lenses and image is formed on screen. यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को लेंसेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और पिक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आती है। जो भी सैंपल आप देख रहे हो उसकी पिक्चर स्क्रीन पर नज़र आएगी। इट्स मैग्निफिकेशन कैन बी अप टू 10 lakhs टाइम्स एंड रेजोल्यूशन कैन बी 0.2 नैनोमीटर। इसकी मैग्निफिकेशन पावर 10 lakhs टाइम है और इसकी रेजोल्यूशन पावर 0.2 नैनोमीटर है। जबकि हमने देखा था कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर 1500 टाइम थी जबकि उसकी रेजोल्यूशन पावर 0.2 माइक्रोमीटर थी। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब ये नैनोमीटर और माइक्रोमीटर क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं जबकि 1 माइक्रोमीटर 1000 नैनोमीटर के इक्वल होता है। मीन्स कि नैनोमीटर सबसे छोटे होते हैं, उनसे बड़े माइक्रोमीटर होते हैं और उससे बड़ा मिलीमीटर होता है।
तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये सलाहियत है कि वो 0.2 नैनोमीटर तक किसी भी सैंपल को क्लियरली दिखा सकती है। There are two types of electron microscope, transmission electron microscope and scanning electron microscope. दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, TEM और SEM. TEM is used to study the details of internal cell structure. Specimens are cut into extremely thin sections. सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए टेम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए स्पेसिमेन या सैंपल को थिन सेक्शन, पतले पतले सेक्शन में काटा जाता है, जबकि सेम को हम सेल की सरफेस को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें सरफेस की 3D पिक्चर भी दिखाती है। हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी। Biological science began independently all over the world. The ancient Greeks were the first to make comprehensive attempt to organize the data of the natural world. The contribution of Aristotle was his awareness that all knowledge of animals and plants somehow could be related. बायोलॉजी इंडिपेंडेंटली ही स्टार्ट हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एशियंट ग्रीक ने सबसे पहले डाटा को ऑर्गेनाइज किया था, और इसमें अगर एरिस्टोटल का किरदार देखा जाए तो एरिस्टोटल ने तमाम एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में नॉलेज फराहम की थी। Robert Hooke looked at a thin slice of cork under his microscope. Hooke saw that the cork was made of tiny empty spaces with walls around them. He called the little box-like structure as cells because it reminded him the small rooms. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क यानी डेड प्लांट मटेरियल को स्टडी किया था। इन्होंने जब इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इनको ऐसा नज़र आया जैसे कि छोटी छोटी खाली जगह हैं जिनके इर्द गिर्द दीवारें हैं। इन्होंने इन छोटे खाली डब्बों को सेल का नाम दिया, क्योंकि इनको देखकर हुक के जहन में छोटे छोटे कमरे आ रहे थे। Today scientists know that what Hooke really saw was only one part of the cell. He saw the thick cell walls. आज के साइंटिस्ट ये बात जानते हैं कि हुक ने उस टाइम पे जो चीज़ देखी थी वो सेल का सिर्फ एक ही हिस्सा था, जिसको आज हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो हुक ने थिक सेल वॉल्स को देखा था अंडर द माइक्रोस्कोप। हुक को ये वॉल्स इसलिए नज़र आई थी क्योंकि प्लांट मटेरियल डेड था, तो सेल के अंदर पाए जाने वाली दूसरी ऑर्गेनेलीज हुक नहीं देख पाए थे। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द प्लांट सेल। ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया प्लांट सेल के अंदर। श्लाइडन, he was a botanist, he came to the conclusion that all plants are composed of cell. शिलाइडन एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने ये कंक्लूड किया कि तमाम प्लांट सेल से मिलकर बने हैं। थियोडर शिवान was a zoologist who came to the conclusion that animal also consist of cells. शिवान जो कि एक जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कंक्लूड किया कि एनिमल्स भी सेल से मिलकर ही बने हैं। Virchow proposed that living cells arise from pre-existing cells and wrote omnicellula e cellula, all cells arise from cells. विरकाओ ने ये प्रपोज किया था कि नए सेल पुराने सेल से ही वजूद में आते हैं, और इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला था जो कि बहुत ही फेमस भी है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि तमाम नए सेल पुराने सेल की वजह से ही वजूद में आते हैं। लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, कुड बी फॉर्म ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। लुई पास्चर ने ये प्रूफ किया था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वो पहले से मौजूद बैक्टीरिया की वजह से ही वजूद में आएंगे। From all this information, scientists were led to one of the important concept in biology. This concept is cell theory. अब इन सारी इंफॉर्मेशन की वजह से साइंटिस्ट ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। Modern cell theory states that all living organisms are made up of cell. A cell is the structure and functional unit of organism. New cells are formed when pre-existing cells divide. तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं। सेल हर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और जो नए सेल हैं वो हमेशा पुराने सेल्स की वजह से ही वजूद में आते हैं। पुराने सेल जब डिवाइड होंगे तो उनसे न्यू सेल्स बनेंगे।